हैरी पॉटर और रहस्यमयी तहखाना, अध्याय 2, डॉबी की चेतावनी। हैरी जैसे तैसे अपनी चीख रोकने में कामयाब हो गया, परंतु ये बहुत करीबी मामला था। बिस्तर पर बैठे उस छोटे से जीव के कान चमगादड़ जितने बड़े थे, उसकी आंखें बाहर निकली हुई टेनिस की गेंद जितनी बड़ी थी। हैरी तुरंत समझ गया यही जीव सुबह बगीचे की झाड़ियों से उसे देख रहा था। जब वे एक दूसरे को घूर रहे थे तभी हैरी को हॉल से आने वाले डडली की आवाज़ सुनाई दी। मैसन अंकल आंटी, लाइए मैं आपका कोट संभाल कर रख दूँ। वो जीव बिस्तर से उतरा और अभिवादन में अपना सर इतने नीचे झुकाया कि उसकी लंबी पतली नाक गलीचे को छूने लगी। उसने कोई ऐसी चीज़ पहन रखी थी जो तकिए के कवर जैसी पुरानी दिख रही थी, जिसमें हाथ पैर डालने के लिए छेद कर दिए गए हैं। हैरी ने परेशानी भरे अंदाज में कहा, हेलो हैरी पॉटर, डॉबी आपसे बहुत समय से मिलना चाहता था सर, ये बड़े सम्मान की बात है। उस जीव ने ऊंचे सुर वाली आवाज़ में कहा, जिसे सुनते ही हैरी को विश्वास हो गया कि यह आवाज़ सीढ़ियों के नीचे तक पहुंचेगी। धन्यवाद, हैरी ने कहा। दीवार के किनारे अपनी कुर्सी में धंस गया। इस कुर्सी के पास एक बड़ा पिंजरा था जिसमें हेडविग सो रही थी। हैरी पूछना चाहता था, तुम क्या हो? फिर उसने सोचा ऐसा पूछना सभ्यता होगी, इसलिए उसने पूछा, तुम कौन हो? उस विचित्र जीव ने जवाब दिया, डॉबी सर, सिर्फ डॉबी। डॉबी एक घरेलू जिन। अच्छा, सचमुच? हैरी ने कहा। देखो, मुझे गलत मत समझना, परंतु मेरे बेडरूम में इस वक्त घरेलू जिन के आने का कोई बहुत अच्छा समय नहीं है। ड्राइंग रूम से पिटूनिया आंटी की तेज बनावटी हंसी सुनाई दे रही थी। घरेलू जिन ने अपना सिर लटका लिया। हैरी ने तुरंत कहा, ऐसी बात नहीं है कि मुझे तुमसे मिलकर खुशी नहीं हुई, परंतु क्या तुम किसी खास कारण से आए हो? ओह हाँ सर, डॉबी आपको ये बताने आया है सर। ये मुश्किल है सर, डॉबी समझ नहीं पा रहा कि कहाँ से शुरू करे। बैठ जाओ, हैरी ने बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए विनम्रता से कहा। वो दहशत में आ गया जब घरेलू जिन फूट फूट कर रोने लगा और जोर जोर से आवाज़ निकालते हुए आंसू बहाने लगा। बैठ जाओ, कभी नहीं, कभी भी नहीं। घरेलू जिन रो रहा था। हैरी को लगा जैसे नीचे से आ रही आवाज़ें अब बीच बीच में रुकने लगी हैं। वो फुसफुसाया, माफ़ करना, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। दुखी? और डॉबी को? घरेलू जिन की जैसे सांस अटक गई। डॉबी को कभी किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा सर, वो भी अपने साथ, कभी किसी जादूगर ने। हैरी श्श कहते हुए एक साथ जिन को चुप करने और खुद खुश दिखने की कोशिश कर रहा था। उसने डॉबी को दोबारा बिस्तर पर बिठाया, जहां वो हिचकी लेते हुए बैठ गया। वो किसी बड़ी ही बदसूरत गुड़िया की तरह दिख रहा था। उसने खुद को संभाला और फिर अपनी बड़ी आंखों में आंसू भरकर हैरी को भक्ति भाव से एकटक देखने लगा। हैरी ने उसे खुश करने की कोशिश की और कहा, तब तो तुम्हें अच्छे जादूगर नहीं मिले होंगे। डॉबी ने अपना सिर हिलाया, फिर बिना किसी चेतावनी के वो उछला और अपना सिर तेजी से खिड़की पर पटकने लगा। साथ ही वो चिल्लाता जा रहा था, बुरा डॉबी, बुरा डॉबी, मत करो, तुम ये क्या कर रहे हो? हैरी गुर्राया और उसने उछलकर डॉबी को दोबारा बिस्तर पर खींच लिया। उठा पटक में हेडविग जाग गई और एक बार तेजी से चीखने के बाद पिंजरे की छड़ों पर बेतहाशा पंख मारने लगी। डॉबी को खुद को सजा देनी ही थी सर, घरेलू जिन ने भींगे अंदाज में देखते हुए कहा। डॉबी ने अपने मालिक की बुराई की थी सर। तुम्हारा मालिक? वो जादूगर परिवार जहाँ डॉबी गुलाम है सर। डॉबी एक घरेलू जिन है। डॉबी जिंदगी भर उसी परिवार की गुलामी करने के लिए मजबूर है सर। क्या उन्हें पता है तुम यहाँ आए हो? हैरी ने उत्सुकता से पूछा। डॉबी कांप गया। अरे नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आपसे मिलने आने के लिए डॉबी खुद को बहुत बुरी सजा देगा। वो अपने कान को ओवन में बंद कर देगा। वो अपने कान को ओवन में बंद करेगा अगर उन्हें कभी पता पड़ जाए सर। परंतु अगर तुमने अपने कान ओवन में बंद किए तो क्या उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा? डॉबी को इस बारे में शक है सर। डॉबी किसी न किसी बात के लिए हमेशा खुद को सजा देता रहता है सर। वे डॉबी को ये करने देते हैं सर। कई बार तो वे डॉबी को खुद को सजा देने की याद दिलाते हैं, परंतु तुम उन्हें छोड़ क्यों नहीं देते? वहां से भाग क्यों नहीं जाते? घरेलू जिन्न को आज़ाद करना पड़ता है सर, और ये परिवार डॉबी को कभी आज़ाद नहीं करेगा।
डॉबी को मरते दम तक उस परिवार की गुलामी करनी पड़ेगी सर। हैरी उससे घूरने लगा। हैरी बोला, और मैं इस बात पर परेशान हो रहा था कि मुझे 4 सप्ताह और रुकना पड़ेगा। तुम्हारी बात सुनकर तो डजली दंपत्ति मुझे लगभग इंसान लगने लगे हैं। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? ये कहते हुए हैरी को एकदम समझ में आ गया कि उसे ये नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि डॉबी एक बार फिर जोर जोर से कृतज्ञता के आंसू बहाने लगा। हैरी बेचैन होकर फुसफुसाया, मेहरबानी करो, शांत रहो। अगर डजली दंपत्ति ने सुन लिया, उन्हें पता चल गया कि तुम यहाँ हो तो। हैरी पॉटर पूछ रहे हैं कि क्या वो डॉबी की मदद कर सकते हैं। डॉबी ने आपकी महानता के बारे में सुना था सर, पर डॉबी को ये पता नहीं था कि आप इतने दयालु हैं। हैरी का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, तुमने मेरी महानता के बारे में जो भी सुना है सब बकवास है। मैं हॉगवर्ट्स में अपनी क्लास में फर्स्ट तक नहीं आया हूँ, हरमाइनी आई है। परंतु उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया क्योंकि हरमाइनी के बारे में सोचना कष्टकारी था। हैरी पॉटर विनम्र और सज्जन है। उसकी गेंद जैसी आंखें अब चमक रही थीं। डॉबी ने हैरी से सम्मान से कहा, हैरी पॉटर ने उस जादूगर को हराने का जिक्र तक नहीं किया जिसका हम नाम तक नहीं ले सकते। हैरी बोला, वोल्डेमॉर्ट? डॉबी ने अपने चमगादड़ जैसे कानों पर हाथ ठोकते हुए दर्द भरी आवाज़ में कहा, उसका नाम मत लीजिए सर, नाम मत लीजिए। सॉरी, हैरी ने तुरंत कहा, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो उसका नाम लेना पसंद नहीं करते। मेरा दोस्त है रॉन। वो एक बार फिर रुक गया। रॉन के बारे में सोचना उसे कष्टकारी लग रहा था। डॉबी हैरी की तरफ मुड़ा। उसकी आंखें किसी हेडलाइट की तरह चौड़ी दिख रही थी। वो भरे गले से बोला, डॉबी ने सुना है कि अभी कुछ सप्ताह पहले ही हैरी पॉटर उस शैतानी जादूगर से दूसरी बार टकराया है और एक बार फिर बच गया है। हैरी ने सिर झुकाया और डॉबी की आंखें अचानक आंसुओं से चमकने लगी। ओह सर, उसने हाँफते हुए कहा। गंदे तकिए जैसी जो चीज़ उसने पहन रखी थी उसके कोने से अपना मुंह पूंछने लगा। आगे बोला, हैरी पॉटर बहुत बहादुर और साहसी हैं। वो बहुत खतरों को जीत चुका है, परंतु डॉबी हैरी पॉटर को बचाने आया है, उसे सावधान करने आया है। चाहे बाद में डॉबी को इसके लिए अपने कान ओवन में ही बंद करने पड़े। हैरी पॉटर को हॉगवर्ट्स वापस नहीं जाना चाहिए। एक खामोशी छा गई जो सिर्फ नीचे की मंजिल से आ रही छुरी कांटों और वॉर्नन अंकल की आवाज़ों से टूट रही थी। क्या? हैरी ने हकलाते हुए कहा, परंतु मुझे वापस जाना होगा। स्कूल 1 सितंबर से शुरू होगा। इस कारण तो मुझे ये सब बर्दाश्त करने की शक्ति मिल रही है। तुम नहीं जानते यहाँ रहना कितना मुश्किल है। मेरी जगह इन लोगों में नहीं है। मेरी जगह, मेरी दुनिया हॉगवर्ट्स में है। नहीं नहीं नहीं, डॉबी ने चुचुआते हुए कहा। उसने इतनी तेजी से अपना सिर हिलाया कि उसके कान फड़फड़ाने लगे। हैरी पॉटर को यहीं रुकना चाहिए। यहाँ वो सुरक्षित है। वो इतना ज़्यादा महान है, इतना ज़्यादा नेक है कि उसे गंवाया नहीं जा सकता। अगर हैरी पॉटर हॉगवर्ट्स जाएगा तो उसकी जान को खतरा है। हैरी ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? एक साजिश है हैरी पॉटर। इस साल हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र विद्यालय में भयानक घटनाएं होने वाली हैं। डॉबी फुसफुसाया और अचानक कांप गया। डॉबी ये बात महीनों से जानता है सर। हैरी पॉटर को अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहिए। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है सर। हैरी ने तत्काल पूछा, कौन सी भयानक घटनाएं? ये साजिश कौन कर रहा है? डॉबी ने गला रूंधने जैसी एक अजीब सी आवाज़ निकाली और पागलों की तरह अपना सिर दीवार पर पटकने लगा। हैरी चिल्लाया, ठीक है, और उसने डॉबी को रोकने के लिए उसकी बाँह पकड़ ली। मैं समझ गया तुम नहीं बता सकते, परंतु तुम मुझे चेतावनी क्यों दे रहे हो? कहीं इसका संबंध माफ़ करना, तुम जानते हो कौन से तो नहीं है? तुम हाँ या ना में सिर हिला दो। उसने तेज़ी से जोड़ा। जब डॉबी का सिर एक बार फिर चिंताजनक रूप से दीवार के पास पहुंचा, डॉबी ने धीमे से इंकार में अपना सिर हिलाया। नहीं, वो नहीं है जिसका नाम नहीं लिया जा सकता सर। परंतु डॉबी की आंखें चौड़ी हो गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो हैरी को कोई सुराग देने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल हैरी को कुछ समझ नहीं आया। उसका कोई भाई तो नहीं है? डॉबी ने एक बार फिर इनकार में सिर हिला दिया। उसकी आंखें पहले से ज़्यादा चौड़ी हो गई थी। तो फिर मुझे नहीं पता कि हॉगवर्ट्स में भयानक घटनाएं कौन करवा सकता है। मेरा मतलब है, एक बात तो यह है कि वहाँ डम्बलडोर हैं। तुम डम्बलडोर को तो जानते होगे, नहीं क्या? डॉबी ने अपना सिर झुकाया। एल्बस डम्बलडोर
हॉगवर्ट्स के अब तक के सबसे महान हेडमास्टर हैं। डॉबी ये बात जानता है सर। डॉबी ने यह भी सुन रखा है कि जब तुम जानते हो कौन अपनी शक्तियों की शिखर पर था, तब भी वो डंबलडोर से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था। परंतु सर, डॉबी की आवाज़ एक बहुत महत्वपूर्ण फुसफुसाहट में बदल गई। ऐसी शक्तियां हैं जिनका कोई भला जादूगर कभी। और इससे पहले हैरी उसे रोक पाए, डॉबी ने कूदकर हैरी का टेबल लैंप उठाया और अपने सिर पर मारने लगा। साथ में वो कान फोड़ देने वाली चीखें निकाल रहा था। अचानक नीचे की मंजिल पर खामोशी छा गई। हैरी का दिल तूफानी रफ्तार से भागने लगा। 2 सेकंड बाद उसने सुना कि वर्नन अंकल हॉल में ये कहते हुए ऊपर आ गए, लगता है डडली ने एक बार फिर अपना टेलीविज़न चालू छोड़ दिया है, बदमाश कहीं का। जल्दी अलमारी में, हैरी ने फुसफुसाते हुए कहा। इसके बाद उसने डॉबी को जल्दी से अलमारी के अंदर ठूस दिया। जब कमरे के दरवाजे का हैंडल घूमा, तब तक वो झपट कर बिस्तर पर लेट चुका था। दांत किटकिटाकर अपना चेहरा बिल्कुल हैरी के करीब लाते हुए वर्नन अंकल बोले, शैतान, तुम क्या कर रहे थे? तुमने मेरे मोटू पतलू के चुटकुले का मजाक किरकिरा कर दिया। अगर तुमने अब एक भी आवाज़ निकाली तो तुम इच्छा करने लगोगे कि काश तुम कभी पैदा ही नहीं हुए होते। वे कमरे से उल्टे पैर लौट गए। कांपते हुए हैरी ने डॉबी को अलमारी से बाहर निकाला। उसने कहा, देखा यहाँ का माहौल कैसा है? अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि मुझे दोबारा हॉगवर्ट्स क्यों जाना पड़ेगा। वो इकलौती जगह है जहाँ मैं सोचता हूँ मेरे दोस्त हैं। दोस्त जो हैरी पॉटर को खत तक नहीं लिखते? डॉबी ने चालाकी से पूछा। मुझे उम्मीद है कि वो सिर्फ। लेकिन जरा ठहरो, तुम ये बात कैसे जानते हो कि मेरे दोस्तों ने मुझे खत नहीं लिखे? हैरी ने त्योरियां चढ़ाकर पूछा। डॉबी ने अपने पैर इधर उधर किए। हैरी पॉटर, गुस्सा मत करना। डॉबी ने ये हैरी पॉटर की भलाई के लिए किया था। क्या तुमने मेरे खत बीच में रोक लिए थे? डॉबी के पास आपके सारे खत रखे हैं सर। तेजी से हैरी की पहुंच से बाहर हटते हुए उसने तकिए के कवर के भीतर से, जिसे वो पहने हुए था, चिट्ठियों का एक मोटा सा पुलिंदा निकाला। इन चिट्ठियों में हैरी ने हरमाइनी की साफ सुथरी लिखावट पहचान ली। उसे रॉन की गंदी लिखाई भी दिख रही थी और एक घसीटा मार्क खींच पीछ भी, जो हॉगवर्ट्स के मैदान के रखवाले हैग्रिड की लिखावट लग रही थी। डॉबी ने हैरी की तरफ चिंता से देखते हुए पलकें झपकाईं। हैरी पॉटर, गुस्सा मत होना। डॉबी को आशा थी अगर हैरी पॉटर को लगा कि उसके दोस्त उसे भूल गए हैं तो वो दोबारा स्कूल नहीं जाएगा सर। हैरी कुछ नहीं सुनना चाहता था। वो चिट्ठियों की तरफ झपटा, पर डॉबी उसकी पहुंच से दूर हट गया। हैरी पॉटर को सारे खत मिल सकते हैं सर, अगर डॉबी से वो ये वादा करें कि वो हॉगवर्ट्स नहीं जाएंगे। ये एक जोखिम है सर जो आपको नहीं लेना चाहिए। बस आप इतना कह दीजिए कि आप वापस नहीं जाएंगे। नहीं, हैरी ने गुस्से में कहा, मुझे मेरे दोस्तों के खत दो। तब तो डॉबी के पास कोई रास्ता नहीं है। इससे पहले कि हैरी हिल सके, डॉबी बेडरूम के दरवाजे की तरफ लपका उसे खोला और तेजी से दौड़कर सीढ़ियां उतरने लगा। सूखते मुंह और धड़कते दिल के साथ हैरी उसके पीछे कूदा। उसने कोशिश की कि कोई आवाज़ न हो। वो आखिरी 6 सीढ़ी एक छलांग में कूद गया और हॉल के गलीचे पर बिल्ली की तरह जाकर गिरा। उसने डॉबी को हर तरफ ढूंढने की कोशिश की। उसने सुना डाइनिंग रूम में वर्नन अंकल कह रहे थे, मिस्टर मैसन, पिटूनिया को अमेरिकी प्लम्बरों वाला वो मज़ेदार किस्सा सुनाइए। तो उसे सुनने के लिए वो बेताब है। हैरी हॉल से दौड़ता हुआ किचन में घुसा। उसे लगा उसकी जान निकल गई है। पिटूनिया आंटी की बनाई हुई बेहतरीन पुडिंग, क्रीम और मिठाई का पहाड़ छत के पास हवा में तैर रहा था। डॉबी एक अलमारी के कोने में दुबका हुआ था। हैरी ने कहा, नहीं प्लीज़, वो मुझे जॉन से मार डालेंगे। हैरी पॉटर कहे कि वो दोबारा स्कूल नहीं जाएगा। डॉबी प्लीज़। मैं ये नहीं कह सकता। डॉबी ने उसे दुख भरी निगाहों से देखा। तब तो डॉबी को ये करना ही पड़ेगा सर, हैरी पॉटर के भले के लिए। दिल दहलाने वाली आवाज़ के साथ पुडिंग फर्श पर गिर गई। कांच का बर्तन टूटने की वजह से क्रीम खिड़कियों और दीवारों पर फैल गई। छड़ी घुमाने जैसी आवाज़ के साथ डॉबी गायब हो गया। डाइनिंग रूम में चीखें सुनाई दी और वर्नन अंकल तेजी से किचन में घुसे।
उन्होंने देखा कि हैरी सदमे में खड़ा था और सिर से पैर तक पिटूनिया आंटी की पुडिंग में नहा गया था। पहले तो ऐसा लगा जैसे वॉर्नन अंकल सारी घटना की सफाई देने में सफल हो जाएंगे। हमारा भांजा है, थोड़ा पागल है, अजनबियों से मिलना इसे पसंद नहीं, इसलिए हम इसे ऊपर की मंजिल पर ही रखते हैं। वॉर्नन अंकल हैरान परेशान मैसन दंपत्ति को वापस डाइनिंग रूम में ले गए और हैरी से वादा किया कि मेहमानों के जाने के बाद वो कोड़े मार मार कर उसकी चमड़ी उधेड़ देंगे। उन्होंने उसे एक झाड़ू पकड़ा दी। पिटूनिया आंटी ने फ्रीजर से थोड़ी सी आइसक्रीम खोज कर निकाली और हैरी, जो अब भी कांप रहा था, किचन साफ करने में जुट गया। वॉर्नन अंकल अब भी अपना सौदा करने में कामयाब हो जाते अगर बीच में उल्लू नहीं आया होता। पिटूनिया आंटी डिनर के बाद मेहमानों के सामने मिंट रख रही थी कि तभी एक बड़ा करैल उल्लू पंख फड़फड़ाते हुए डाइनिंग रूम की खिड़की में घुसा और मिसेस मैसन के सिर पर एक चिट्ठी टपका कर बाहर उड़ गया। मिसेस मैसन किसी राक्षसी की तरह चिंगाड़ी और पागलों की तरह चीखती हुई घर से बाहर भाग गई। मिस्टर मैसन डर्सली दंपत्ति को सिर्फ ये बताने के लिए रुके थे कि उनकी पत्नी पक्षियों से बुरी तरह से डरती है, और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ये मजाक पसंद नहीं आया था। हैरी किचन में सहारे के लिए झाड़ू पकड़कर खड़ा था कि तभी वॉर्नन अंकल उसके पास आए। उनकी छोटी आंखों में शैतानी चमक थी। पढ़ो इसे, उन्होंने दुष्टता से फुसफुसाते हुए कहा। वे उल्लू के टपकाए हुए खत को लहरा रहे थे। हैरी ने उनके हाथों से खत ले लिया था। उसमें जन्मदिन की बधाइयाँ नहीं थी। प्रिय मिस्टर पॉटर, हमें गुप्त सूचना मिली है कि आपके निवास पर आज रात 9:12 पर वायु विचरण मंत्र का प्रयोग हुआ है। आप जानते हैं, नाबालिग जादूगरों को स्कूल के बाहर मंत्रों के प्रयोग की इजाज़त नहीं है। भविष्य में आपने यदि किसी मंत्र का प्रयोग किया तो आपको स्कूल से निष्कासित किया जा सकता है। अपनी छुट्टियों का आनंद लें। आपकी मफाल्डा हॉपकार्क, जादू का अनुचित प्रयोग, कार्यालय जादू मंत्रालय। हैरी ने पत्र पढ़ने के बाद ऊपर देखा, थूक निकला। तो तुमने हमें नहीं बताया था कि स्कूल के बाहर जादू की इजाज़त नहीं। मुझे लगता है शायद तुम इसका जिक्र करना भूल गए होगे या तुम्हारे दिमाग से उतर गया होगा। वे एक बड़े बुलडॉग की तरह दांत निकालते हुए हैरी की तरफ झुके। अब मैं तुम्हें एक खबर सुनाना चाहता हूँ लड़के। मैं ऊपर ताले में तुम्हें बंद कर रहा हूँ। अब तुम दोबारा उस स्कूल में कभी नहीं जाओगे, कभी नहीं। इसके बाद वो पागलों की तरह हंसते हुए घसीट कर हैरी को ऊपर की मंजिल तक ले गए। वॉर्नन अंकल अपने बुरे वायदे जितने ही बुरे निकले। अगली सुबह उन्होंने हैरी की खिड़कियों पर छड़े लगवाने के लिए एक आदमी को पैसे दिए। उन्होंने उसके बेडरूम के दरवाजे पर कैट फ्लैप अपने हाथों से लगाया ताकि दिन में 3 बार थोड़ा थोड़ा भोजन अंदर ढकेला जा सके। वे हैरी को सुबह शाम सिर्फ बाथरूम के लिए निकालते थे। इसके अलावा वो 24 घंटे अपने कमरे में बंद रहता था। 3 दिन बाद भी डर्सली दंपत्ति किसी तरह की छूट देने के मूड में नहीं दिख रहे थे और हैरी को इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपने बिस्तर पर लेटकर खिड़की पर लगी छड़ों के पीछे सूरज को डूबते हुए देख रहा था और दुखी मन से सोच रहा था कि न जाने उसके साथ क्या होने वाला है। खुद को जादू से बाहर निकालने से भी क्या फ़ायदा होगा, ऐसा करने पर यदि उसे हॉगवर्ट्स से निकाल दिया जाए। परंतु प्रिवेट ड्राइव में जीवन अब तक सबसे निराशाजनक स्थिति पर पहुंच गया था। अब जब डर्सली दंपत्ति ये जान गए थे कि हैरी उन्हें नींद में चमगादड़ नहीं बना देगा, तो उसका इकलौता हथियार भी हाथ से चला गया था। डॉबी ने हैरी को हॉगवर्ट्स की भयानक घटनाओं से तो बचा लिया, परंतु जिस तरह की घटनाएं हो रही थीं उससे ऐसा लगा कि वो भूख से मर जाएगा। कैट फ्लैप की आवाज़ आई और पिटूनिया आंटी का हाथ दिखाई दिया जिसने सूप का एक कटोरा कमरे के अंदर खिसका दिया। हैरी की आंतें भूख के मारे कुलबुला रही थीं। वो बिस्तर से कूदा और उसने लपक कर कटोरा उठा लिया। एक घूंट में ही उसने आधा सूप गटक लिया। फिर वो कमरे में दूसरी तरफ रखे हेडविग के पिंजरे के पास गया और कटोरे के नीचे पड़ी गीली सब्जियां निकालकर हेडविग की खाली तश्तरी में रख दी। हेडविग अपने पंख फड़फड़ाकर हैरी को बहुत हिकारत से देख रही थी। हैरी ने उदासी से कहा, मुझे चोंच दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे पास इतना ही है। उसने अपने खाली कटोरे को फर्श पर कैट फ्लैप के बगल में रख दिया और फिर बिस्तर पर लेट गया। सूप पीने से पहले वो जितना भूखा था, न जाने क्यों सूप पीने के बाद उससे ज़्यादा भूख लग रही थी। मान लें कि वो किसी तरह 4 सप्ताह जिंदा रह ले, परंतु वो हॉगवर्ट्स ना पहुँचे तो क्या होगा।
क्या किसी को ये पता करने के लिए भेजा जाएगा कि वो क्यों नहीं लौटा? क्या वो कभी डजली दंपत्ति को उसे भेजने के लिए राजी कर पाएंगे? कमरे में अंधेरा छा गया। वो थका हुआ था, पेट भूख से कुलबुला रहा था। उसका दिमाग उन्हीं सवालों पर चकरघन्नी था जिसका कोई जवाब नहीं था। और फिर हैरी एक बेचैन नींद में सो गया। उसने सपना देखा कि एक चिड़ियाघर के एक पिंजरे में वो कैद है। पिंजरे पर बोर्ड में लिखा है, नाबालिग जादूगर। लोग छड़ों के पार उसे देखते हैं। वो भूखा और कमज़ोर हालत में भूसे के बिस्तर पर पड़ा है। उसे भीड़ में डॉबी का चेहरा दिखता है। वो मदद मांगने के लिए चिल्लाता है, परंतु डॉबी कहता है, हैरी पॉटर यहाँ सुरक्षित हैं सर। फिर वो गायब हो जाता है। इसके बाद उसे डसली दंपत्ति दिखते हैं और डडली उसके पिंजरे की छड़ों को खड़खड़ाते हुए उस पर हंसता है। खड़खड़ाहट से उसका सिर भन्नाने लगा। हैरी बुदबुदाया, बंद करो, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने अपनी आंखें खोली। चंद्रमा की रोशनी खिड़की की छड़ों से अंदर आ रही थी और छड़ों के उस पार से कोई उसकी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर चकत्ते थे, बाल लाल थे और उसकी नाक लंबी थी। हैरी की खिड़की से बाहर रॉन वीजली था जो अंदर झांक रहा था।